नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं आपके साथ मयंक गौर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महिला आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का निराशाजनक प्रदर्शन, देश भर में मिली 35वीं रैंक। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का धामी सरकार पर निशाना, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का लगाया आरोप। प्रदेश भर में इगास बकवाल की धूम, मुख्यमंत्री धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को मिलने वाले 30% क्षैतिज आरक्षण को रद्द करने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद राज्य सरकार राहत महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम एक बार फिर फिसड्डी राज्यों की श्रेणी में आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई रिपोर्ट 2020-21 में उत्तराखंड को देश भर में 35वीं रैंक मिली है। उत्तराखंड से नीचे केवल मेघालय और अरुणाचल प्रदेश हैं। बीते रोज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण सत्र 2020-21 की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी की। उत्तराखंड के प्रदर्शन में वर्ष 2019-20 के मुकाबले 8 स्थानों की गिरावट आई है। 2019-20 में उत्तराखंड ने 27वीं रैंक हासिल की थी। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा व्यवस्था का आकलन करने वाला इंडेक्स है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से ये इंडेक्स जारी किया जा रहा है। इस इंडेक्स में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन मापने के लिए स्कूलों में बुनियादी ढांचे का निर्माण, स्कूलों में उपलब्ध सुविधाएं, प्रशासनिक कौशल और सिखाने के परिणाम को पैमाना बनाया गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अपनी प्रस्तावित पदयात्रा की तैयारियों में जुट गई है। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा की तर्ज पर उत्तराखंड में न्याय पंचायत स्तर तक यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के जरिए भाजपा सरकार की नाकामियों को प्रदेश की जनता तक पहुंचाया जाएगा। हमने सभी हमारे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के जो मेंबर्स हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे सलाह ली गई है। उनसे एक डिटेल प्रोग्राम भेजने के लिए पीसीसी को कहा गया है। जैसे ही पीसीसी के पास वो प्रोग्राम आएगा, नवंबर और दिसंबर में ये यात्राएं नीचे लेवल तक, गांव के लेवल तक भी हम इसको आयोजित करने का हमने निश्चय लिया है। संगठन निश्चित ही वो पीसीसी अध्यक्ष बताएंगे भी, क्योंकि ये एक अति महत्वपूर्ण मीटिंग थी। तो निश्चित ही जो ब्लॉक प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या पीसीसी के मेंबर इसमें अनुपस्थित रहे होंगे, उनको ज़रूर उसका संज्ञान लिया जाएगा और उनके खिलाफ कोई ना कोई उचित कार्रवाई की जाएगी। डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल ख़राब करके पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए एक पार्टी काम कर रही है, उसके लिए हम लड़ेंगे। लोगों में एकता का माहौल बनाएंगे। हमारे जिलों की लड़ाइयाँ भी आने वाली हैं, उस पर हम लड़ेंगे। अंकिता भंडारी मर्डर केस, केदार भंडारी जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा से गायब हुआ और बाद में 3 दिन तक पुलिस ने उसको छिपाया, ये केस, ममता का केस, हरिद्वार में पकड़े गए आतंकवादियों के केस, उधम सिंह नगर की घटनाएं जिसमें कई हत्याएं हुई हैं, ये सारे विषय ऐसे हैं जिन पे हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरीके से निरंतर महंगाई बढ़ रही है और लोगों को ठगा जा रहा है, जिस तरीके से कोरोना में हज़ारों लोग इस प्रदेश के हताहत हुए मरे हैं, हर किसी का रिश्तेदार मित्र कोई ना कोई ख़त्म हुआ है, जो लापरवाही उस समय सरकार की तरफ से हुई, उन सारे विषयों को लेकर अग्निपथ योजना को लाकर देश को ही कमज़ोर नहीं किया, हमारी सीमाओं को ही कमज़ोर नहीं किया, उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम जो सरकार ने किया है, उसको हम सदन में हम सरकार को घेरेंगे, सदन से सड़क तक। एसएसबी की सिविल विंग ख़त्म करना, चाइना और नेपाल को फ्री हैंड देने जैसा था,
एसएसबी की जो सिविल विंग थी वो उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो गुर्रिल्ले तैयार करती थी और उससे चाइना दबाव में रहता था, नेपाल भी दबाव में रहता था। लेकिन सरकार की इस गलत नीति से आज नेपाल भी हमारे देश को आंखें दिखा रहा है। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा, क्योंकि एसएसबी से हम लोग बहुत बुरी तरीके से बहुत आपस में जुड़ाव था। एसएसबी के जवानों से हम लोगों का जो जुड़ाव था वो सिविल विंग के ख़त्म होने से निश्चित ही उसमें कमी आई है। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हम सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर धामी सरकार पर निशाना साधा है। काशीपुर पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन हत्या और लूटपाट जैसे अपराध घटित हो रहे हैं, जिन्हें रोकने में प्रशासन नाकाम है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रशासन पर कोई होल्ड नहीं रह गया है। हरीश रावत ने किसानों के मुआवजे को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उनके घर में घुस करके हत्या हुई है, ममता उनकी पत्नी की हत्या हुई है पुलिसकर्मी, और भी बहुत सारे मामले हैं। यहाँ तक कि दूर पर्वतीय अंचल में जहाँ इस तरीके के वारदात नहीं होते थे, वहाँ भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इस पुलिस व्यवस्था इधर बहुत लचर है। इसका दुष्परिणाम पूरे राज्य को लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जो बुनियादी कारण है पुलिसिंग के कमज़ोर होने का, पुलिस व्यवस्था के कमज़ोर होने का, वो है कि पुलिस का राजनीतिक उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आप यदि पुलिस का उपयोग करेंगे तो फिर पुलिस कानून व्यवस्था के पालन में हमेशा लचर साबित होगी। हरिद्वार इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने, वर्तमान सरकार ने पुलिस का उपयोग कर जिला पंचायत में कब्जा किया है। तो पुलिस के राजनीतिकरण के कारण आज यहाँ के लोगों को अपनी जान दे करके उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। और ये छोटा राज्य है, हमारे राज्य में पर्यटक आते हैं, हमारे राज्य के अंदर उद्योग हैं, जो व्यापार है, जिन क्षेत्रों में यदि कानून व्यवस्था लचर हो जाएगी, धीरे धीरे उद्योग जाएंगे, व्यापार की कमर टूट जाएगी। और जो स्थिति दिखाई दे रही है वो बहुत चिंताजनक है। और मैं आपके प्रश्न के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, काशीपुर के प्रेस को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इस लचर व्यवस्था को सुधारें। ऊधम सिंह नगर तो इस समय ऐसा लग रहा है, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार, जहां अंतर्राज्यीय गिरोहों का प्रचलन हो रहा है। जेल से लोगों को सुपारी किलर नियुक्त किए जा रहे हैं, जेल से लोगों को वसूली की धमकियां मिल रही हैं। अंतर्राज्यीय गैंग्स के को चेज करते हुए किसी के घर में आकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस गोली मार करके हत्या कर दे रही है। और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। और ज़्यादातर ये जो अपराध हो रहे हैं उसका एक बड़ा कारण ये है कि एक तो ज़मीनों में इन्होंने जो अवैध तरीके से बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, किसी वेरिफिकेशन के रिजॉर्ट्स आदि बना दिए हैं। अंकिता हत्याकांड उसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। और उसके बाद जो है बालू और शराब, ज़मीन, बालू और शराब, इसका उत्तराखंड को हब बना दिया है। तो हमारा डेवलपमेंट के बजाय जो है ये दूसरी तरफ जो राज्य सरकार का फोकस हो गया है, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। राजनीतिकरण तत्काल रुके, इसकी ज़बरदस्त मांग उठनी चाहिए। सर 2023 निकाय चुनाव है, उसके बाद 24 में लोकसभा चुनाव है, जो है हरीश रावत जी की लगातार जब जो है चहलकदमी अब लगातार जो है बढ़ती जा रही, क्या हम सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जब तक शरीर में बल है तो लोगों से मिलना, दोस्तों से मिलना सब होता है। लोगों के पास जाते हैं, जो सवाल हैं वो सवाल आकृष्ट करते हैं। आज राज्य की सड़कें खस्ता हालत हो गई, और जब शरीर का नाड़ी तंत्र कमज़ोर होगा तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सड़कें हमारी नाड़ी तंत्र है। इस समय राज्य की सड़कों की हालत बहुत ही बदतर हो गई है। मैं उसके विरोध में कल रामनगर में, मोहान में धरने पर भी बैठा
और आगे भी मैंने कहा है इनसे कि 1 महीने का समय है, 1 महीने वो करो, नहीं तो हम सड़क बचाओ अभियान पूरे राज्य के अंदर प्रारंभ करेंगे और उसको एक जन आंदोलन का रूप दें। सर, महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई इस समय चरम सीमा पर है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये भाजपा की 2 बड़ी भारी पहचान हो गई है। एक तो महंगाई, चूल्हा नहीं जल रहा है, जो गृहिणी है उसका दिल जल रहा है। जो संभ्रांत परिवार हैं जिनके पास आमदनी के गलत स्रोत नहीं है, आज वो सारे लोग किसी भी स्टेटा के हों, यहाँ तक कि जो बहुत बिजनेस के लोग भी हैं वो भी आज महंगाई से त्रस्त हैं। आज हालत ये है कि परिवार संभालना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। मगर महंगाई को केंद्र सरकार तिलक मान रही है और अक्षत मान रही है बेरोजगारी को। आज भारत में सर्वाधिक महंगाई है, भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी है। प्रदेश में आज लोक पर्व इगास बग्वाल की धूम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बग्वाल की बधाई दी है। उन्होंने आज सुबह अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास में गौ पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री धामी ने हरिबोधिनी एकादशी के इस पावन अवसर पर तुलसी पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को इगास की बधाई देते हुए इस लोक पर्व को उत्साह के साथ मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विशेषकर प्रदेश की युवा पीढ़ी का आह्वान किया है कि वे अपनी प्रकृति प्रेमी एवं पर्यावरण हितैषी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे आए। रुद्रप्रयाग के बड़दार क्षेत्र के दरमोला गांव में वर्षों से चली आ रही परंपरा को इस बार भी निभाया गया। क्षेत्र में एकादशी पर्व से पांडव नृत्य की शुरुआत होती है। इसी कड़ी में एकादशी की पूर्व संध्या यानी गुरुवार देर शाम ग्रामीण ढोल नगाड़ों के साथ देव निशान रात्रि जागरण के लिए अलकनंदा मंदाकिनी संगम स्थली पर पहुंचे तथा एकादशी पर्व पर आज देव निशान एवं ग्रामीण अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। सदियों से चली आ रही इस अनूठी परंपरा को बरकरार रखने में ग्रामीण आज भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने 5 महीनों की निद्रा से जागकर तुलसी के साथ विवाह किया था। यह दिन देव निशान के गंगा स्नान के लिए शुभ माना गया है। बताया जाता है कि यदि इस दिन देव निशानों को गंगा स्नान के लिए कुछ नहीं लाया गया तो गांव में कुछ न कुछ अनहोनी अवश्य होती है, इसलिए ग्रामीण इस दिन को कभी नहीं भूलते। पांडव काल का स्कंद पुराण में केदार खंड में इसका पूरा वर्णन मिलता है। ये हमारे पूर्वजों की एक धरोहर है जो कि हम कई पीढ़ियों से इसको बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। ये हमारे यहाँ भगवान बद्री विशाल का जो कि नरसिंह भगवान के रूप में है, उनका पदार्पण हमारे यहाँ टिम्बर वंश है, वो टिम्बर गांव से यहाँ आए थे और उनके साथ में भगवान बद्री विशाल भगवान नरसिंह जो है उनके साथ में आए हुए हैं। तब से लेकर के आज तक ये परंपरा एकादशी के पर्व पे भगवान बद्री विशाल का संगम स्नान और उसके बाद हमारे 5 गांव हैं, 4 गांव में इसकी 5 गांव में इसकी लीला होती है। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना होती है और उसके बाद पांडव लीला का भी शुभारंभ होता है। तो ये बदस्तूर जारी है। हमारे दरमोला, तरवाड़ी, स्वीडी, सेम और कोटली 5 गांव, इन 5 गांवों में ये प्रक्रिया कई पीढ़ियों से, मैं समझता हूँ कि जब से हम लोग यहाँ स्थापित हुए होंगे और जब से डिम्बर वंश यहाँ आया होगा, डिमरी वंश के लोग यहाँ आए होंगे, तब से ये परंपरा बदस्तूर जारी है। और इस भगवान बद्री विशाल ने अपना एक निहित दिन फिक्स कर रखा है कि उसको एकादशी के पर्व पे संगम स्नान के लिए जरूर आना है, चाहे गांव में हमारे इन 5 गांव में कितनी बड़ी विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाए। भगवान की जो नृसिंह भगवान की जो भगवान बद्री विशाल की है, जो नारद पांचरात्र के रूप में भगवान बद्री विशाल के यहाँ जो पूजन किया जाता है, लेकिन नारद पांचरात्र के रूप में तो नहीं, लेकिन यहाँ पर भगवान का पुरुष सूक्त के रूप में भगवान लक्ष्मी नारायण का, लक्ष्मी सूक्त के रूप में माँ लक्ष्मी जी का और रुद्र सूक्त के रूप में भगवान रुद्रनाथ और साथ में जो हमारे शंकरनाथ हैं उनका और सारे देवी देवताओं का हम लोग यहाँ पर अभिषेक करते हैं और भगवान का पूजन भी करते हैं। यानी कि पुरुष सूक्त के द्वारा, श्री सूक्त के द्वारा और रुद्र सूक्त के द्वारा यहाँ पर भगवान का स्तवन और षोडशोपचार के द्वारा भगवान का यहाँ पर स्तवन और पूजन किया जाता है।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना नदी को जीवित करने के लिए पूर्व में अपनी जारी योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी से आह्वान किया कि रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने में अपना योगदान दें। रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र पर पूजा अर्चना की और सभी से आह्वान किया कि वे भी रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने को लेकर आगे आए तथा इसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखें। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करना उनका मुख्य उद्देश्य है और इसके लिए वे सरकार से वार्ता भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में स्वच्छता अभियान और इसके जीर्णोद्धार को लेकर वह प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने रिस्पना के उद्गम क्षेत्र में स्वच्छता अभियान भी चलाया। देखिए 2018 नहीं बल्कि 2009 25 दिसंबर को हम लोगों ने रिस्पना नदी के स्वच्छता का अभियान लिया था और 66 दिन तक हमने रिस्पना नदी में केवल स्वयं नहीं बल्कि तमाम जो हमारे साधु संत हैं, परमार्थ निकेतन के जो परमाध्यक्ष हैं, जो पतंजलि के सचिव हैं आचार्य बालकृष्ण, देहरादून के बड़े उद्योगपति हैं डॉक्टर फारूक, डॉक्टर अपने राकेश ओबराय जी, पर्यावरण से जुड़े हुए तमाम हरराज सिंह जी आज भी हमारे साथ हैं जिन्होंने शुरुआत की थी हमारे साथ में पहले दिन से, उमेश्वर रावत जी, तमाम ऐसे लोग, मैं क्योंकि नाम लेने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था। तब हमने इसकी शुरुआत की थी और मुख्यमंत्री रहते हुए हमने पुनः उसको शुरू किया एक वृक्षारोपण के माध्यम से, व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से। और मुझे लगता है कि जो व्यापक वृक्षारोपण हुआ और यही नहीं, जो उद्गम स्थल के नीचे तो हुआ ही, या शेखर फॉल के आसपास और तलानी गार्ड, वहाँ पर व्यापक वृक्षारोपण हुआ। लगभग 2.25 लाख वृक्ष वहाँ पर आज शायद अभी भी जीवित हैं वहाँ पर। तो बहुत अच्छा वृक्षारोपण हुआ जो बहुत टफ था, क्योंकि दक्षिणी ढाल पर जो वृक्षों का उगाना ये काफ़ी कठिन होता है। लेकिन हमारे तमाम टीम ने उसको स्वयं, मतलब सरकारी स्तर पर तो था ही, लेकिन गैर सरकारी स्तर पर कई लोग ऐसे हैं, उमेश्वर रावत जी हैं, इनकी टीम लगातार हर हफ्ते सैटरडे संडे को वहाँ जाती थी और पानी डालती थी बाकायदा। और जब वहाँ पर पत्थरों में पेड़ नहीं उगे तो उसमें देहरादून से मिट्टी लाई गई और फिर वो मिट्टी डाल करके उन पौधों को वहाँ पर पुनः उनका रोपण किया गया और आज वहाँ पर घना जंगल उभर कर आया है। इसके कारण वहाँ पर पक्षी आने लगे, जंगली पशु आने लगे। और जो इसके लिए एक असेसमेंट टीम बनाई थी हम लोगों ने रुड़की IIT की, ऐसी हमने जो कोसी नदी है उसके लिए पंतनगर विश्वविद्यालय को लगाया था। तो उनके जो अध्ययन रिपोर्ट जो आई हैं, पिछले बार अखबारों में भी छपी थी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।